अब फंक्शन क्यों यूज होते हैं ये हमें पता चल गया कि जब भी हमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है या कोई कोड किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, या अगर हमें कोड को रीयूजेबल बनाना है। अब ऐसे है कि बहुत सी जगहों पर हमें एक फंक्शन जब प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके रिस्पॉन्स की बेस पर दूसरा फंक्शन कॉल करना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके बाद उसमें वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है कस्टमर, तो पहले एक जो पूरा फंक्शन होगा वो पेमेंट को चेक करेगा कि पेमेंट सक्सेसफुली हुई है या नहीं। अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है तो फिर एक कंफर्मेशन ईमेल एडमिन को जाएगी कि ये ऑर्डर आया है और इसकी पेमेंट हो गई है, और एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगी यूजर को। इसी तरह अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो सबसे पहले आपकी वीडियो अपलोडिंग करने का जो फंक्शन है, कोड है, वो चलाता है। फिर उसके बाद वो चेक करता है कि ये किस कैटेगरी में फॉलो करती है वीडियो, HD HD 4K 8K। और फिर उसके बाद वो चेक करता है कि इसमें कोई कॉपीराइट इश्यूज तो नहीं है। मतलब अब अगर वीडियो अपलोड ही नहीं हुई है तो कॉपीराइट वाला चेक करने की सेंस ही नहीं बनती। तो इसी तरह बहुत सारी जगहों पर हमें ये ज़रूरत होती है, हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल हो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिले और उसी रिस्पॉन्स की बेस पर हम आगे फंक्शन कॉल कर सकें या आगे रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें, यूज़र को बता सकें। अभी तक के लिए हमें फंक्शन कोई भी जवाब नहीं दे रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला जो नेम्स वाला फंक्शन है, मैं इसी को ही अगर कॉल करता हूँ, मैं इसी को where response is equal to names और अली। और अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो ये आएगा रिस्पॉन्स अनडिफाइंड, कि कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिले। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे जिस बेस पर हम लोग आगे फंक्शन कॉल कर सकें या आगे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए अच्छा अब वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें जो एक टूल रिक्वायर्ड है या टूल चाहिए वो फंक्शन के साथ ही या फंक्शन के अंदर ही चाहिए। जैसे पैरामीटर्स हम लोगों को फंक्शन फंक्शन में इनपुट देनी थी, तो फंक्शन के अंदर ही या फंक्शन के साथ ही हमें एक टूल मिला पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स का। इसी तरह हमें फंक्शन के अंदर ही एक टूल चाहिए जिसे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। फंक्शन फंक्शन का नेम के पैरामीटर्स आ जाएंगे और जैसे मैं यहाँ पे एक ही पैरामीटर नेम डाटा टाइप के साथ और उसी को यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अंडरस्कोर नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम लोग कोड लिख रहे थे जितना भी, वो सारा का सारा वैसे ही है।
तो अगर इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो वो इफ कंडीशन आएगी, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो आएगा, या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर ही आएगा। अब हम लोग लेते हैं where response टू इज इक्वल टू नेम्स 3, और इसमें हम लोग लिख देते हैं। और अब अगर हम लोग इस रिस्पॉन्स को पे लेके जाएं, जो वैल्यू हमने रिटर्न की थी वो हमें मिल रही है रिस्पॉन्स में, फंक्शन का रिस्पॉन्स आया और वो हमने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और वो जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये हमें एक वैल्यू मिल रही है। तो फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब वो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखी है, वो ऐसे भी हो सकती है या एक वेरिएबल में स्टोर भी हो सकती है, वो एक ही वैल्यू रिटर्न करे। आगे जाके हम लोग डाटा टाइप पढ़ेंगे एरे, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो पूरी की पूरी का जो सेट होता है उसे एरे बोलते हैं। अगर 50 वैल्यूज हैं तो वो 50 वैल्यूज नहीं एक एरे सेंड कर, इसी तरह वो एक वेरिएबल सेंड करेगा या एक ऑब्जेक्ट सेंड करेगा। अब ऑब्जेक्ट या एरे क्या है, ये आगे जाके हम लोग आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन अभी के लिए कोई भी एक डाटा टाइप सेंड करेगा या रिटर्न करेगा। अच्छा, जो भी रिटर्न टाइप फंक्शन की वो हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर, अब ये वैल्यू या जो रिस्पॉन्स दे रहा है हमें, वो रिस्पॉन्स हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जगह कर इसी तरह अगर हम लोगों को कोई नंबर रिस्पॉन्स में मिले तो हम वो नंबर किसी ऐड माइनस वाली जो स्टेटमेंट या ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे वहां पर भी यूज कर सकते। तीन जगह हम लोग या यूज कर सकते हैं। फंक्शन के पैरामीटर में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक फंक्शन नेम्स 3, अब इसको एक हमें पैरामीटर पास करना है, लेकिन मैं वो पैरामीटर पास करने के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स अली। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? टाइप नहीं, एरर तो नहीं दे रहा, फिर हमें एरर देना, टाइपस्क्रिप्ट एरर क्यों नहीं दे रही? अच्छा, मैं बताता हूँ। अगर हम लोग कॉल करना चाहें तो ये भी सही, ये सही कैसे है, अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को देखें और इसमें से मैं ये रिस्पॉन्स वाला खत्म, अब हो क्या रहा है कि लॉग एक फंक्शन है, लेकिन उसके पैरामीटर में तो राउंड ब्रैकेट्स में हमें कोई ना कोई पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड एरिया है, जब फंक्शन कॉल होता है इस सिलेक्टेड एरिया में हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन मैं फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ और कोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा है मोहम्मद वसीम यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन के जो पैरामीटर है वहां पर भी एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं।
और आगे जाके हम लोग करेंगे भी ये, जिसे हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। नेम 3 वसीम, अब हमने कॉल किया, जो वैल्यू रिटर्न हुई वो वाली जो वैल्यू अब ये रिस्पॉन्स में देगा, वो वाली वैल्यू एज ए पैरामीटर काउंट की जाएगी और वो इस फंक्शन को दे। अब इसने रिटर्न किया मोहम्मद वसीम कंसोल डॉट लॉग को दिया गया, और कंसोल डॉट लॉग का क्या काम है कि जो भी वैल्यू उसको दी गई है वो उसको स्क्रीन पर एज इट इज शो करवा दे, ये प्रिंट करवा। इसी तरह अब हमारे इस नेम 3 का फंक्शन क्या है कि जो भी उसको नाम दिया जा रहा है उसके स्टार्ट पर मोहम्मद लगा दे। जब पहली बार लगेगा तो ये बनेगा मोहम्मद अली, और दूसरी बार मोहम्मद अली। जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ नेम्स 3, अगर हम लोग सिर्फ जितना टेक्स्ट सिलेक्टेड है इसको देखे तो ये क्या रिस्पॉन्स करेगा, ये क्या इसकी फंक्शनैलिटी होगी, ये अली इस अंडरस्कोर नेम पैरामीटर में आएगा और वो फिर स्क्रीन स्ट्रिंग कनकैटिनेट होगी मोहम्मद के साथ, मोहम्मद वसीम बन जाएगा और ये रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न करवा के हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, फिर वो वेरिएबल उठाकर हम इस पैरामीटर को पास कर देंगे। जब हम इसकी जगह वो वेरिएबल लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू है मोहम्मद वसीम, तो अब दोबारा इस नेम 3 में मोहम्मद वसीम अंडरस्कोर पैरामीटर के पास आ जाएगा और फिर मोहम्मद वसीम यहाँ पर आ जाएगा, और ये मोहम्मद ऐसे मोहम्मद वसीम, दो बारी मोहम्मद और एक बारी सॉरी अली पैरामीटर है तो अली आएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन यूज टू हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग इस कंसेप्ट को यूज। एक बार अच्छा सारा कर लेते। जब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हम डायरेक्ट ही कंसोल के पैरामीटर में फंक्शन को कॉल करेंगे और जो रिस्पॉन्स आया वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक डिस्कस किया कि अगर हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं तो वो वहाँ पर भी वो रिस्पॉन्स वाली वैल्यू आ जाएगी और प्लस माइनस या जो भी ऑपरेटर हम लोगों ने लगाए हैं उसको सॉल्व कर देगा। लेकिन अब हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि क्या हम एक फंक्शन के पैरामीटर में फंक्शन कॉल कर सकते हैं या नहीं। अब वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यानी किसी कंसोल डॉट लॉग के पैरामीटर में फंक्शन कॉल कर सकते हैं या नेम्स 3 वाले में नेम 3 को कॉल कर सकते हैं। ये अब हमारी डिस्कशन। अब अगर हम लोग इतनी स्टेटमेंट को छोड़ दें और मैं यहां पे लिखता हूं where res1 इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे से हम कर देते हैं response और response 1 कॉमा, और यहाँ पर मैं वो वैल्यू दे देता हूँ response 1। अब क्या हो रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब वो वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है कि जो पैरामीटर हमने पास किया है उसके साथ मोहम्मद जोड़ के हमें वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा।
उसने हमें रिटर्न कर दी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हमें मिल। अब उसी रिस्पॉन्स वन को जो इसमें वैल्यू सेव है, अब इस वेरिएबल में वैल्यू सेव है मोहम्मद अली, वो मैंने यूज कर ली यहाँ नेम 3 में। अब यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है, मोहम्मद अली। अब जो हमारा फंक्शन है वो ये चेक नहीं कर रहा कि पहले से मोहम्मद इंक्लूडेड है या नहीं, वो सिर्फ ऐड कर रहा है। तो वो इसको क्या कर देगा, उसने इसके स्टार्ट में मोहम्मद ऐड करना है, मोहम्मद। अभी हम लोग मोहम्मद अली रिस्पॉन्स वन वाला आ गया, रिस्पॉन्स वन मोहम्मद अली, साथ में वो पाइप्स मोहम्मद मोहम्मद अली। अब इसी काम को मैं एक लाइन में अगर करना चाहूं कि भाई मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जब मैंने काम यही करना है तो मुझे रैम अपनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे मेमोरी अच्छे से मैनेज करनी। मैं नहीं चाहता कि भाई रैम में एक अलग से मेरा जो है ब्लॉक रिजर्व हो जाए। तो उस काम के लिए मैं क्या करता हूं कि भाई वेर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू नेम्स 3 में, फिर नेम्स पहले जो मैं काम एक वेरिएबल के साथ कर रहा था कि वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा और फिर उस वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के पैरामीटर में पास कर देंगे, उससे क्या हो रहा था मेरी रैम यूज हो रही। और मैं चाहता हूं कि भाई मेरी रैम एफिशिएंटली यूज हो, मैं एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए मैं ये वाला यूज करूंगा। तो मैं फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल कर दूंगा ताकि मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल ना बनाना पड़े, रैम में एक्स्ट्रा जगह रिजर्व ना करनी पड़े। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, जब भी कॉल होगा सबसे पहले फंक्शन के पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा जो सबसे अंदर। तो अगर मैं यहां पर भी कोई फंक्शन बना देता हूं नेम्स 3, तो सबसे पहले ये वाला नेम 3 कॉल हो सबसे अंदर, फिर उसके बाद ये बाहर वाला, फिर सबसे बाहर वाला। ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड चेक, सबसे पहले अंदर वाला, फिर सेंटर वाला और सबसे बाहर। अली, अब अली मोहम्मद अली और यहाँ पर मोहम्मद मोहम्मद अली। अब अगर मैं इसी पूरी लॉजिक को किसी एक और कंसेप्ट के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर कॉल कर लूं, विच इज कंसोल डॉट लॉग, अब क्या होगा, सबसे पहले नेम 3 जिसका पैरामीटर अली है, फिर नेम 3 जिसका पैरामीटर होगा रिटर्न वैल्यू, जो रिटर्न क्या हो रही है मोहम्मद अली। फिर उसके बाद कॉल होगा कंसोल डॉट लॉग, उसका काम क्या है स्क्रीन पर वैल्यू को शो करो। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अब बेसिकली इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि कौन से फंक्शन करेंगे कौन से नहीं, ये डिपेंड करता है इसकी फंक्शन की नीड पर कि वो फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक फंक्शन है पेमेंट वाला, वो रिटर्न करेगा तो हम आगे ईमेल कर सकते हैं। एक फंक्शन है वीडियो अपलोड करने वाला, वो रिटर्न करेगा कुछ, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कॉपीराइट चेक करना है या नहीं करना, आगे इस वीडियो की क्वालिटी चेक करनी है या नहीं करनी।
चलिए अब ये जो फंक्शन हम लोगों ने कल स्ट्रिंग के पढ़े थे कुछ, चार एट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, कंकैटिनेशन और ट्रिम और रिप्लेस, या अपर केस लोअर केस, क्या लगता है ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कितने लोग कहते हैं कर रहे हैं? बाकी सारे नहीं वाले नहीं कर रहे? नहीं वाले भी बोलो। ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, देखो ना। जैसे मैंने अंडरस्कोर नेम को के साथ एक फंक्शन कॉल किया अपर केस, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा, और जब मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के उसे प्रिंट कर रहा हूँ तो वो उसे अपर केस में मुझे दे रहा है वैल्यू। फिर उसके बाद जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई एक फंक्शन है कैरेक्टर एट टू इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो वाली वैल्यू कौन सी है, वो मुझे रिटर्न कर रहा है कि भाई टू इंडेक्स पर पड़ा है यू, और यू वाला पैरामीटर, यू वाली वैल्यू इस कंसोल डॉट लॉग में जा रही है, और कंसोल डॉट लॉग का काम है स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट करवा देना। फिर इसी तरह मैं उससे पूछ रहा हूँ इंडेक्स ऑफ कैपिटल ए क्या है, फिर वो ये पूरी लाइन रिटर्न करती है कि इंडेक्स ऑफ कैपिटल ए है जीरो, क्योंकि कैपिटल ए स्टार्ट पे आ रहा है। तो उसने, फिर मैं पूछ रहा हूँ एंड पे कैपिटल ए कहाँ पर आ रहा है, वो बता रहा है एंड पर आ रहा है टेंथ इंडेक्स पर, सेकंड लास्ट। फिर वो बता रहा है कि भाई क्या इस स्ट्रिंग में ए बी यू इंक्लूडेड है या नहीं, हाँ या ट्रू या फॉल्स। अब इस पूरी स्टेटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो होगा ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में। अब चूंकि एग्जिस्ट करता है, इसी तरह आगे बाकी मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो बिल्ट इन होते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द से इसलिए बोला है कि ज्यादातर करेंगे, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो नहीं करते, जैसे कंसोल डॉट लॉग है वो रिटर्न कुछ नहीं करता। अब उसकी सेंस नहीं ना, उसका काम है कि भाई स्क्रीन पर प्रिंट करा दे, वो करवा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये एक फंक्शन है नेम्स थ्री का, क्या मैं इस फंक्शन को इससे ऊपर कॉल कर सकता हूँ? अच्छा, अभी हम लोगों को शायद रिटर्न स्टेटमेंट का उतना आइडिया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम वो कंसोल लोग ही लगा के देख रहे हैं। तो कंसोल हम फंक्शन के अंदर भी लगा सकते थे, बाहर भी लगा सकते थे। ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ओके यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है। ये आ गया मोहम्मद अबूर है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि कोड तो चलता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जब टॉप टू बॉटम कोड चल रहा है तो उसको कैसे पता कि नेम थ्री का आगे फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट पे कोड है वो दो दफा चलता है। एक दफा चलेगा वो सारी की सारे जितने भी फंक्शन फंक्शन कीवर्ड को यूज करते हुए बनाएगा वो सारे पहले मेमोरी में सेव करेगा, और फिर दूसरी दफा कोड चलाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब दूसरी दफा कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, नेम थ्री पे पहुंचता है, उसके पास मेमोरी ऑलरेडी सेव है कि भाई नेम थ्री के नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ।
नेम्स 3 के नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ। तो ये ऐसे ही है जैसे वो अक्सर कि पूरी पहले जैसे चोर रेकी देखते रहते हैं कि भाई ये किस टाइम आते हैं किस टाइम जाते हैं, और फिर उसके बाद आके वारदात सा अंजाम देते हैं। इसी तरह है कि जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर पहले देखता रहता है कि कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो पूरी फाइल देख लेता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अब क्योंकि ये काम है तो हमारे फंक्शन बहुत ज़्यादा बनते हैं फंक्शन एप्लीकेशन में, तो ये चीज़ हमारी एप्लीकेशन को थोड़ा स्लो कर देती है। अब उस चीज़ से बचने के लिए एनोनिमस फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये आ गई है फंक्शन की टाइप्स। एनोनिमस फंक्शन क्या है कि वो नो नेम फंक्शन होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। उसका सिंटेक्स क्या है, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर ये फंक्शन बना, यहाँ पर उसका कोड आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसे किसी ना किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें, कॉन्स्टेंट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ताकि ये चेंज ना हो। मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, राइट। कि हम एक फंक्शन बनाएंगे कैसे, राउंड ब्रैकेट्स, एरो का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें और फिर उस वेरिएबल को कॉल करें, फंक्शन को कॉल करें। इसे हम लोग एरो फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो एरो फंक्शन है ये ऊपर कॉल नहीं हो सकता। ये क्यों कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट की फाइल पहली दफा रीड की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ वो वाले फंक्शन मेमोरी में सेव करेगी, या वो वाले फंक्शन की फंक्शनैलिटीज कोड मेमोरी में सेव करेगा, लोड करेगा जो फंक्शन कीवर्ड के साथ बने। एनोनिमस फंक्शंस को या एरो फंक्शंस को वो नहीं एंटरटेन करेगा। अब हम अगर इसके ऊपर होपर भी करें तो यही एरर आ रहा है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एरो फंक्शन यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन। इससे पहले डिक्लेयर किया जाए, आपने इसे कॉल कर लिया, ये यूज कर। अब इसे कॉल करने के लिए तो इसका मतलब है कि ये जब फंक्शन बना लिए उसके बाद ही कॉल किया जा सकता है फंक्शन। अब अगर इसी एनोनिमस फंक्शन को हम लोग लिखें कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स से 5 प्लस 10। इधर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी, इसे हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन ये ज्यादा यूज होते हैं जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं लेकिन वहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज, वहां पर रेगुलरली बेसिस पे। लैम्डा फंक्शन की निशानी क्या है कि ये एक लाइन का फंक्शन हो, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी होगी वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए हम इसके साथ करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। ये एक लाइन में अपनी फंक्शनैलिटी सारी की सारी परफॉर्म करेगा, और
जो भी वैल्यू एंड पर आ रही है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। मतलब अब ये सम ऑटोमेटिकली 50 रिटर्न कर दे। मैं अगर इसे कॉल करता हूं वेर रेस्ट ऑफ सम इज इक्वल टू सम, और इसे हम प्रिंट करवाते हैं, उसने वो वैल्यू रिटर्न कर दी। हालांकि मैंने ना करली ब्रैकेट लगाई है ना रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। अब अगर हमें कोई डाटा टाइप डिफाइन करनी है एरो फंक्शन की, तो वो हम कैसे करें? वो डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए हमें वेरिएबल के साथ कॉलन और डाटा टाइप लिखनी होगी। डाटा टाइप कैसे कि ये एक फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है कोई भी नंबर, स्ट्रिंग या जो भी हम लोग चीज, ये एक नंबर रिटर्न कर रहा है। अगर कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा तो वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। लेट्स से ये पैरामीटर होगा नंबर 1 और उसकी डाटा टाइप होगी नंबर प्लस नंबर। अब मैं से बोलता हूँ कि num1 अंडरस्कोर num1 नंबर अंडरस्कोर num। ये कुछ ऐसे इक्वल के बाद जो लिखा है वो हमारा असल फंक्शन है। इक्वल से पहले जो लिखी हुई है ये हमारी डाटा टाइप है, एक फंक्शन। डाटा टाइप को हम लोग एक दफा दोबारा भी देखेंगे। जितनी भी डाटा टाइप्स है सारी एंड से शुरू से लेके एंड तक एक अलग लेक्चर भी होगा सिर्फ सिर्फ डाटा टाइप्स। उस दिन हम लोग डाटा टाइप से पढ़ेंगे। तो अगर ये समझ फिलहाल नहीं भी आ रही तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 10,35 तो ये अब मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है 35। अब मैंने कहीं पर भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की। ये लैम्डा फंक्शन है जिसकी वजह से ये सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म। कि अगर हमें कोई भी चीज रिटर्न करनी है तो रिटर्न करने के लिए हमें मिनिमम क्या करना पड़ेगा कि एक तो कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन लैम्डा फंक्शन ने क्या किया कि एरो के साइन के बाद अगर आप विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स जो वैल्यू लिख दो कि वो ऑटोमेटिकली मैं रिटर्न कर। अच्छा जी, ये थे आप लोगों के बेसिक फंक्शंस। जी जी जी, दोबारा दोबारा। आगे जब कॉल कर रहे हैं तो नहीं भी करते तो बेसिकली जो हमारे डाटा टाइप्स है ना वो दो काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा जो कोड है उसको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट कर देती है। मसलन मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ कि हम वेरिएबल बना के डाटा टाइप पे कहीं स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आप इसी फाइल के बिल्कुल, अब ये क्या है अभी इसको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन टाइप फन टाइप यानी फंक्शन के टाइप पर अंडरस्कोर num1 नंबर अंडरस्कोर num2। अब मुझे उस पूरी टाइप की जगह पर ये क्या कर रहा हूँ फिलहाल मैं समझा नहीं रहा, हम लोग इसे आगे समझेंगे।
तो अब इस फंक्शन की डाटा टाइप वही है जो हमने ऊपर लंबी सारी मेंशन कर दी ना, ये भाई। अब चूंकि हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी फाइल्स बन, लाइक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हो जाती हैं। तो उन हंड्रेड ऑफ फाइल में फिर वो हम लोग चाहते हैं कि डेवलपर बार बार जाके कोड फाइंड ना करता फिर, डाटा टाइप्स ना फाइंड करता फिर। हाँ, छोटी कोई कम्प्लेक्स डाटा टाइप है तो वो बेशक से पढ़नी पड़ जाए, लेकिन जो छोटे छोटे फंक्शन जैसे लैम्डा फंक्शन एक लाइन का है, तो इसके लिए उसे पूरी फाइल एंड डाटा टाइप्स की ढूंढनी पड़े। जब हम आगे जाएंगे कोड करेंगे तो हम एक अलग फोल्डर बनाएंगे टाइप्स का, उसमें सारे टाइप से डिफाइन होंगे, उसे टाइप में ढूंढनी पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी नंबर और नंबर मेंशन कर देते हैं ताकि कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, वरना जो डाटा टाइप वाला काम था वो हमारा पहले से ही हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट भी करता हूँ तो उसने मुझे एरर दे, टाइप आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। तो सिर्फ रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें दोबारा डाटा टाइप लिखनी है, वरना उसका कोई जरूरत नहीं। तो जो हमारा कोड है ना, वो दो तरह से चेक होता है। एक, कोड सही है या गलत। सही गलत का मतलब है कि अगर तो आपका कोड चल रहा है परफेक्टली, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, तो वो कोड सही है। एक होता है गुड कोड, एक होता है बैड कोड। गुड कोड का मतलब क्या है कि आपने कमेंट्स कितने अच्छे किए, आपने डाटा टाइप कितनी अच्छी यूज की है, आपने कितना अच्छा कोड को स्ट्रक्चर किया है, वेरिएबल्स के नेम कैसे दिए हैं, फंक्शंस के नेम कैसे दिए हैं। जैसे मैं अब हर जगह पे वेरिएबल क्या नेम, जहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, फंक्शन की रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको रिस्पॉन्स वन, रिस्पॉन्स टू, रेस्ट या रिस्पॉन्स ऑफ सम, इस तरह का कोई नाम दे रहा हूँ, ताकि अगला बंदा जब वेरिएबल पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ओके ये इसी फंक्शन से रिलेटेड वेरिएबल। अब वेरिएबल का नेम तो ए भी हो सकता है, लेकिन अब ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है। तो हमें वेरिएबल के नेम कैसे यूज करने हैं, कन्वेंशन कौन सी फॉलो करनी है, ये सारी चीजें मिलाकर एक गुड कोड बनाते हैं। उस गुड कोड में डाटा टाइप और रीडेबिलिटी भी ऐड। जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट पर आने की एक वजह यह भी थी कि हमें जब मेरा कोड कोई दूसरा डेवलपर पढ़ता था तो उसे ये नहीं पता होता था कि ये जो फंक्शन बना रहा है इसको कौन से डाटा टाइप का पैरामीटर मिले। मतलब यहाँ पर तो मैंने नंबर नंबर मेंशन कर दिया था, या यहाँ पर मैं फंक टाइप मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट फाइल खोल के दिखाऊं तो हमने यहाँ पर डाटा टाइप मेंशन की थी ना, स्ट्रिंग वन लाइन 49। ये स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग वन प्रिंट कस्टम वैल्यू, सेम फंक्शन है, कोई डाटा टाइप। तो अब अगर कोई बंदा कोड पढ़ रहा है, अभी तो चूंकि छोटा सा फंक्शन है तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अब अगर कोई बंदा मेरा कोड पढ़ रहा है, वो तो पागल हो जाएगा, ये यार अब ये फंक्शन है, अब इसकी क्या डाटा टाइप है, क्या रिटर्न टाइप होगी, कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर वो हमारा टाइपस्क्रिप्ट पे कोड पढ़ेगा तो कार्ड निकालना, अगर हमारा कोड पढ़ेगा तो उसे पता है कि भाई इसकी टाइप फंक्शन है, और अगर मैं फंक्शन के ऊपर होवर करता हूँ तो उसने साथ ही मुझे बता दिया कि ये डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट के इस फ्लॉ को लूज डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट कोड है वो डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं है। क्लियर है।
तो ये हमारे फंक्शन से। फंक्शन में और कोई क्वेश्चन? W3 schools, JavaScript, math। ये इसमें सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट की है वो मौजूद। ये मैं लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर करता हूँ। कि अगर हमें एब्सोल्यूट फाइंड करना है किसी वैल्यू का, आर कोसाइन आर, हाइपरबोलिक आर कोसाइन है, आर्क साइन है, टेन है, क्यूब रूट फाइंड करना है, और कोस फाइंड करना है, ई की पावर एक्स फाइंड करनी है, ये जो भी हमें फाइंड करना है वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक है राउंड, एक है फ्लोर, और एक है सील। अब लेट्स से एक नंबर है, var number is equal to, हम 10.56। अब अगर हम लोग इसे कॉल करना चाहें तो सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर, और इसे हम लोग दे देते हैं नंबर, फ्लोर इज, या 10 ना, सॉरी, मैथ डॉट राउंड आए। तो ये जो राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं कि 5 या 5 से छोटे से होगा तो वो राउंड ऑफ नहीं करेगा, उससे बड़ा होगा तो वो राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन अब ये जो रूल है हमारे पास, ये राउंड ऑफ के तो हमें रूल्स का पता है, लेकिन जो बाकी के दो फंक्शन है सील और फ्लोर, ये निकले हैं जो हमारे इंग्लिश के वर्ड है सीलिंग और फ्लोर्स। सीलिंग कहाँ होती है? ऊपर छत पे। और फ्लोर यानी फर्श कहाँ लगता है? नीचे जमीन पे। तो फ्लोर का मतलब है नीचे, तो ये हमेशा नीचे वाले नंबर पे ही लेके आएगा। जैसे 10.8 अगर हम नॉर्मल राउंड करें तो क्या बनता है? 11। लेकिन वो हमेशा नीचे वाले नंबर पे ही लेके आए, वो 10 पर ही रखेगा इसे। अगर मैं इसे करता हूं मैथ डॉट फ्लोर, तो वो उसे हमेशा 10 पे रखेगा, चाहे मैं 10.9 ही कर दूं, 999। हो गया? ज्यादा ही हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज्यादा बड़ी वैल्यू थी शायद, एक सर्टेन जगह पर जाके वो कर। काफी बड़े नंबर्स तक वो
तो नीचे ही लेके आएगा। अब एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू थी वो मुझे देखना पड़ेगा, ये मेरे लिए भी नई चीज थी। फ्लोर ने जी जी 2 दफा और लिखना है, 1 2, 2 2 करके तो फिर काफी हो जाएगा। कर रहा है किसी एक तो एग्जैक्ट कौन सा नंबर है, लेकिन इतने बड़े नंबर पर भी वो जाके हमें नीचे वाले नंबर पे लेके आ रहा है। अब इतना बड़ा नंबर खैर हम लोग करते नहीं है, लेकिन आएगा नहीं हमारे पास, लेकिन अगर आ जाए तो हमें आइडिया होना चाहिए। और सीलिंग से है तो उसने हमेशा ऊपर वाले नंबर पे लेके जाना। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ तो वो 11 ही करे। तो अब ये हमें डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर मूव करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लूडो वाली गेम तो फोन में आती है, देखी होगी तकरीबन सब लोग, लूडो 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 स्टार। अब वो बनाने के लिए वेब डाइस नम इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ये हमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर दे जो 0 से लेकर 1 के दरमियान हो। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 6 से तो वो हमें 4 रिटर्न कर, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 6 से बड़ी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं कर भी देता है, या अगर यहाँ पे आ जाता है 4.99999 जिससे वो 7 होने के चांसेस है, तो हम उसे करेंगे एक दफा डाइस डॉट फ्लो। ओके, मैथ डॉट फ्लोर डाइस 3 4 2 2 0 5 6 नहीं आ रहा, अभी हमारी गोटी नहीं खोली। तो इस तरह से वो लूडो का जो डाइस है वो वर्क कर रहा है। वो कैसे कि एक रैंडम नंबर मिला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6 के टेबल में 6 से बड़ी वैल्यू नहीं आती, मैक्सिमम आएगा 60। जैसे ही 60 आएगा इस जी जी डाइस नम तो मैक्सिमम यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, लेट्स से 60 आ जाता है, तो वो एक नंबर ही पॉइंट से इस तरफ आएगा, बाकी सारे राइट साइड पे। कि अगर मैं मैथ डॉट रैंडम, अगर हम बाकी सारे नंबर को अभी के लिए इग्नोर कर, तो बाकी सारों को मल्टीप्लाई कर करके कोई ना कोई कैरी आ रहा होगा यहाँ तक। तो बाकी सारों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक कैरी आता है, वो मैक्सिमम कैरी कितना हो सकता है 5। फिर अगर 6 हो गया तो वो तो फिर उसी नीचे ही आ जाए, मैक्सिमम कैरी हो सकता है 5। वो 5 जब हम लिखेंगे तो 7 6 42, उसमें 5 ऐड करेंगे 47, 4 पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, 7 राइट साइड पे रह जाएगा। तो 4 हमें, चूंकि हमने वो फ्लोर का मेथड लगाया तो वो 4 का 5 नहीं करेगा, वो 4 हमें रिटर्न कर देगा और हम लोग गोटी मूव कर देंगे।
इस तरह से जो लूडो का डाइस है वो बैक एंड पे वर्क कर। अब इस दफे की असाइनमेंट है कि एक प्यारी सी यूआई बनानी है और कैलकुलेटर का फंक्शन कैलकुलेटर बनाना। अभी के लिए हम दो फिक्स नंबर्स के साथ ही चलें, या हम एक काम कर सकते हैं, मैं ये 1 मिनट ये खत्म कर रहा हूँ जो ऑन एंटर वाला हम लोगों ने लगाया। जैसे ये हम लोगों ने पॉपअप शो करवाने के लिए किया था, इसे बोलते हैं अलर्ट। इसी तरह यूजर से इनपुट लेने के लिए एक पॉपअप होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, वेयर यूजर रेस्प इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। और मैं एक देखो प्रिंट करवा लूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, ओके। और यूजर रिस्पॉन्स 15 आ गया। अब एक चीज जो यहाँ पे वर्थ नोटिसिंग है वो ये कि जो ऊपर वाले दो नंबर हैं वो पर्पल कलर में है, ये वाला व्हाइट कलर में। इसका मतलब है कि इसकी डाटा टाइप नंबर नहीं, बाय डिफॉल्ट जो हमें रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग है। तो अब नंबर में रिप्लेस करने के लिए अभी के लिए हम लोग इसके बिल्कुल स्टार्ट पर प्लस का साइन लगा, या नंबर पहले हम लोग डेटा टाइप में मेंशन करते थे स्मॉल एन से, कैपिटल एन वाले नंबर से लगा के अगर हम कॉल करेंगे तो वो डेटा टाइप स्ट्रिंग से नंबर में चेंज कर दे। और अब अगर हम लोग देखें लेट्स से 58, ओके, नंबर आ गया। इसी तरह मैं एक और यूजर से नंबर ले लेता हूँ, रिस्पॉन्स 2, बस नहीं अब हो जाएगा, सेकंड 10, 10, ओके, 10, 10। तो मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, 15 जमा, सॉरी 15 और 20, 15, 20। और अब हम इसे दो वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू है। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, वेर सम विद सॉरी कॉन्स्ट सम विद बटन इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग यूजर रिस्पॉन्स प्लस यूजर रिस्पॉन्स 2। चलिए जी, ये करने के बाद हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे किसी एक बटन पर, लेट्स से हम लोग इस पे कर लेते हैं फंक्शन और सम विद बटन। तो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, एंट्री और फर्स्ट नंबर 15, ओके, और दूसरा 25, ओके। तो यहाँ पर और 15 और 25 आ गया। सम फंक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो 15 जमा 25, प्लस वाला तो मैंने बना दिया। अब माइनस करना है तो डिफरेंस विद बटन, मल्टीप्लाई करना है तो डिफरेंस विद सॉरी मल्टीप्लाई विद बटन, या जो भी आप लोग फंक्शन बनाना चाहो। ये तो मैंने की एग्जांपल दी। अब कैलकुलेटर बनाना है और साइंटिफिक बनाना है। साइन कॉस बनाने के लिए मैंने आपको बता तो दिया ये सारे। ये यूज कैसे करने हैं, एक वैल्यू जो आपको मिल गई है
एक्स का मतलब है कि वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि साइन कॉस एक एंगल पे लगता है, साइन थीटा कॉस थीटा यही पढ़ा है ना, एक एंगल पे लग रहा है। अंडर रूट लगाना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। और अगर आपने क्यूब रूट लगाना है तो हम लोग जाएंगे सी वाले में, सीबीआरटी क्यूब रूट। और अगर नहीं भी मिल रहा तो हमें पता है, मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लोग क्यूब रूट लगाना चाहें या मल्टीपल पावर का रूट लगाना चाहें, ऑक्टा या टेट्रा, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा या ऑक्टा रूट लगाना चाहें तो उसके लिए हमें पावर में लेनी पड़ता है 1/2, ये स्क्वायर रूट है। पावर लेनी तो हमें आती है, ये 1/3 क्यूब रूट, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, इतना होता नहीं वैसे, लेकिन क्यूब रूट तक ही ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर हमें कैलकुलेटर मान जाएगा, आ देंगे सैंपल से मुराद कैश कोस या साइन यूज करके वो देख लेते हैं अभी। कॉन्स्ट कॉस विद बटन, अच्छा मैं कॉस के साथ विद बटन इसलिए लिख रहा हूँ या सम के साथ विद बटन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सम के मैंने ऊपर बहुत से फंक्शन बना दिए। कॉस प्री डिफाइंड है तो इसलिए मैंने कॉस ही नहीं बनाया, मुझे चेंज करना था इसलिए मैंने लिखा। तो कंसोल डॉट लॉग कॉस ऑफ नंबर यूजर, और मैथ और हम लोग इसे कर लेते हैं कॉस फंक्शन कॉस फर्स्ट नंबर आ जाएगा, लेट से मुझे लेना है कॉस का कॉस 1 होता है 0 का, तो हम पहला ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 90। कॉस फंक्शन 0, फिलहाल के लिए प्रॉम्प्ट में होंगे लेकिन बाद में हम लोग इनपुट से भी लेंगे। तो कॉस फंक्शन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ये मान 90, इसी तरह मैथ डॉट साइन मैथ डॉट टेन और जितने भी वहां पे मौजूद। अच्छा अभी के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ये जो इनका क्वेश्चन था अभी कि सर हम प्रॉम्प्ट में ही लेंगे सारे के सारे इनपुट सभी के लिए, फिलहाल के लिए लेंगे क्योंकि कोर्स जो जावास्क्रिप्ट है ना, इस जावास्क्रिप्ट के साथ हम HTML की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोगों ने देखा है। इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हैं। इनपुट का एक एट्रीब्यूट पड़ा था वैल्यू, कि जो भी हम वैल्यू में लिख देंगे वो उसके अंदर लिखा हुआ हमें मिलेगा। अब जावास्क्रिप्ट के साथ इनपुट टैग को गेट करना और फिर उसके अंदर का एट्रीब्यूट वैल्यू गेट करना, ये अभी हमने पढ़ा नहीं। इसे हम लोग डॉम बोलते हैं कि जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसे उसके साथ कैसे प्ले करना है, उसमें नया टैग कैसे ऐड करना है, पुराने टैग कैसे रिमूव करने हैं, का कोई एक एट्रीब्यूट अगर चेंज करना है तो वो कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर वो ऑन क्लिक ऑफ बटन क्या करना है, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका सोर्स जो इमेज का हम लोगों ने पढ़ा था, इमेज के टाइप में हमें कोई ना कोई सोर्स देना पड़ता है कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी है, वो उस सोर्स को चेंज कर, पहली दफा बल्ब ऑन पर और दूसरी दफा बल्ब ऑफ पर, बल्ब ऑन और बल्ब ऑफ। तो हम लोगों को सोर्स की बजाय हमें जो इनपुट लेने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है उसका नाम है वैल्यू। तो अब चूंकि हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है कि ये पहली वाली लाइन है ना, ये वाली डॉक्यूमेंट क्या है गेट एलिमेंट बाय आईडी का, अब चूंकि राउंड ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम लोगों ने ये फंक्शन पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा भी नहीं कि यूज करो। प्रॉम्प्ट हम लोगों ने पढ़ा, वो इजी था अभी के लिए, वो हम यूज करें। और कोई क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ, ऑन क्लिक ऑफ बटन पे तो इनर एचटीएमएल है या इनर टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो हेलो जावास्क्रिप्ट हो। अब इसे अगर और चेंज करना चाहें तो H1 रन, अगर स्टाइल इज इक्वल टू कलर, बट अगर हम लोग इसे चलाएं तो ये चल, इस तरह से हम लोग HTML चेंज कर सकते हैं, HTML के अंदर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं या कोई भी एक एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ने के काफी है। ये कोड मैं अभी कर दूँ, कोड का मुझे याद करवा दिया करो, मैं यहाँ से पुश कर, वो आज नहीं होगी, कल परसों होगी। नहीं, हमने कल परसों तक का कहा है, अब हम आपकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ? टाइपस्क्रिप्ट की ये भी है, टाइपस्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उस वो HTML के साथ कनेक्ट नहीं की हुई, वो हम टर्मिनल पे सारे आउटपुट चेक कर।
असाइनमेंट अब सारी गिटहब पर। गिटहब पे करनी है, गिटहब का कोड होगा और सर्च का लिंक होगा, क्योंकि कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की यूआई भी बनेगी, जाहिर सी बात है बटन्स बनेंगे। तो वो बटन देखने के लिए मुझे वो चलाना पड़ेगा, सर्च का लिंक मुझे मिल जाए तो। सर्च पे भी और गिटहब पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये भी अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें सर्च पे भी डिप्लॉय करनी है, गिट पे भी रखना है।